अभी अगर आप देखें तो नेपाल क्रिकेट में एक रिसेंटली अभी डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो है वो कंप्लीट हुआ। हम बात कर रहे हैं जय ट्रॉफी की। जी हाँ, जो कि रेड बॉल टूर्नामेंट था, जहां पर 2 डेज के मैचेस कराए गए। 4 टीमों के बीच में थे, जो कि पीएम कप के लास्ट पीएम कप के सेमीफाइनलिस्ट थे। उन 4 टीम्स के बीच में कराया गया और जहां पर 2 डेज के मैचेस खेले गए और जो फाइनल मैच था उसके लिए 3 डे कहीं ना कहीं रखा गया था। तो ओवरऑल रेड बॉल टूर्नामेंट हुआ। सारी बातें हम कर चुके हैं, स्टैट्स सब कुछ आपके सामने प्रेजेंट कर चुके हैं। जिन्होंने स्टैट्स का वीडियो नहीं देखा है जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिए। ऊपर यहाँ पर भी आई बटन में आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप जा सकते देख सकते हैं। मोस्ट रन, विकेट, बेस्ट एवरेज वगैरह वगैरह दुनिया भर के स्टैट जो है इस टूर्नामेंट के, वो आपको डिटेल में उस वीडियो में मिल जाएंगे। खैर, लेकिन यहाँ हम बात करने वाले से आपसे कहा था कि आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करेंगे, उसमें ये चीज बताएंगे कि आखिर इस जय ट्रॉफी में इस टूर्नामेंट को होस्ट कराने पे जो नेपाल क्रिकेट के नेपाल के प्लेयर्स हैं उनका इस टूर्नामेंट से कितना फायदा उन्हें पहुंचा है, बल्लेबाजों को कितना फायदा पहुंचा है, या गेंदबाजों को कितना फायदा मिला होगा, या फिर बाकी प्लेयर्स को, ऑलराउंडर्स को कितना फायदा मिला होगा, इसके बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप देखें अभी के लिए, अगर आप देखें जो भी क्रिकेट थोड़ा समझ रहे हैं, अगर हम उनके हिसाब से बात करें कि इस वक्त नेपाल क्रिकेट टीम में आपको सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत, वो क्या चीज है। अगर हम देखें क्या आप जब डोमेस्टिक टूर्नामेंट देखते हैं कोई अपने लोकल में, नेपाल में, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इससे हमें इंटरनेशनल के लिए क्या चीजें मिले। और वो दो चीजें हैं, वो है एक तो बैटिंग में इंप्रूवमेंट, लॉन्गर फॉर्मेट में बैटिंग में इंप्रूवमेंट, और दूसरी चीज फास्ट बॉलर्स, पेस बॉलर्स और बैटिंग में इंप्रूवमेंट। ये दो चीजें सबसे ज्यादा तराशी जानी चाहिए। अगर आप नेपाल क्रिकेट की बात करें डोमेस्टिक डिपार्टमेंट में, सबसे ज्यादा खोज इसी दो चीजों की यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। लॉन्गर फॉर्मेट में इंटेंट वाले बल्लेबाज जो स्ट्राइक रोटेट कर सके, बल्लेबाजी करना जाने, इस पर ठहरना जाने, इस तरह के इंटेंट यहाँ डोमेस्टिक में निकल कर आए। और पेस बॉलर्स जो कि अच्छे क्वालिटी पेस बॉलर जो है वो हर कंडीशन से बॉलिंग करा सके, ये दो चीजों की खोज सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। और इस टूर्नामेंट से पहले भी यही उम्मीद देकर कहीं ना कहीं हम और आप उतरे थे इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। और जिस तरह से ये टूर्नामेंट घटा, अगर हम ओवरऑल चीजें यहां पर देखें तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे एंड इस पूरे इवेंट पे रन्स का कंपैरिजन आप जरा ब्रेक डाउन कर बताएंगे। उस चार्ट के साथ हम आपको समझाते हैं कि क्या ये चीजें यहां पर हो पाई है या फिर नहीं। अगर हम देखें टोटल रन जो बने हैं वो 3970, यानी कि 3917 रन बने हैं। और वहीं पर रनिंग बिटवीन द विकेट कितने रन बने हैं अगर हम देखें तो 1572 रन। जी हाँ, 1572 रन, यानी कि 40% जो रन है वो रनिंग बिटवीन द विकेट भाग कर लिए गए हैं। वहीं 428 चौके इस दौरान पड़े जय ट्रॉफी के पूरे टूर्नामेंट में, जिसमें 1712 रन हो जाते हैं चौकों को अगर हम मिला दें। और ये चौके हो जाते हैं 44%। जी हाँ, बाद में हम जरूर आएंगे इस पर भी। उसके बाद 61 सिक्सेस पड़े हैं और 367 रन, 366 रन इस दौरान छक्कों से, सिक्सेस से आए हैं। वहीं 177 एक्स्ट्रास है, यानी कि ये रन भी वाइड और नो बॉल, जी हाँ, और 22। जी हाँ, ये तीन चीजें यहाँ मिली हुई है। तो 177 रन आपके ये हो गए। वहीं पर 90 रन लेग बाई से आए हैं। अगर हम देखें लेग बाई जो पैर से लगकर रन लेते हैं। बिल्कुल, तो ये पूरा चार्ट यहाँ पर मौजूद है। इसमें हमने क्लियरली समझ में आ रहा है कि 40% रन जो है वो रनिंग यानी स्ट्राइक रोटेट कर यहाँ पर लिए गए हैं, और 60% ओवरऑल जो है वो हमें बाउंड्री से मिले हैं। और 58% आप बाउंड्री से कह ले, माफ कीजिएगा, 51% बाउंड्री से, 44 और 9 की 53% बाउंड्री से, 5% एक्स्ट्रा, यानी 58% भागने की जरूरत नहीं पड़ी है। सिर्फ खड़े ही आपको यहां पर मिले हैं। 58% रन जो है वो इस तरह से मिला है, और बाउंड्रीज 53%, रनिंग बिटवीन द विकेट 40%। और यहां पर हमें वो क्लियरली जो गैप है वो नजर आ रहा है। अगर आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो दिक्कत है वो है स्ट्राइक रोटेशन की। नेपाल की टीम में चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, आप इंटरनेशनल के सारे स्टैट्स लगा के देखेंगे, सबसे ज्यादा दिक्कत जो नजर आई है वो है स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते नेपाल के बल्लेबाज, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कुशल भुरतेल हो, चाहे वो आसिफ शेख हो, चाहे वो रोहित पटेल हो, चाहे वो आप कोई भी भीम शार्की हो। जितने भी बल्लेबाज आप उठा लेंगे जिन्होंने भी पिछले 2-3 सालों में लगातार ओडीआई क्रिकेट खेला है, उन सबकी एक ही प्रॉब्लम रही है, चाहे वो कोई भी हो, वो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि वो स्ट्राइक रोटेट नहीं
नहीं करते, या तो वो बहुत ज्यादा डॉट्स खेलते हैं या फिर बाउंड्रीज के लिए जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम थी। क्या ये प्रॉब्लम में हमें काम होता हुआ नजर आया इस डोमेस्टिक में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये नंबर्स अभी हमने आपके सामने रखे। 53% बाउंड्रीज से रन किए हैं और 40% स्ट्राइक रोटेट किए गए हैं उस टीम की तरफ, उस टीम के प्लेयर्स की तरफ से जो टीम इसे स्ट्राइक रोटेशन करने में सबसे ज्यादा दिक्कत झेलती हुई नजर आती है। यानी डोमेस्टिक में क्या हम इसे सुधारें, क्या हम स्ट्राइक रोटेट बेहतर करें, ये किसी भी प्लेयर के मन में भी नहीं आया। उनके मन में सिर्फ एक ही चीज थी, एक आध प्लेयर को छोड़कर। वो एक आध प्लेयर कौन है आगे बात जरूर करेंगे। एक आध प्लेयर को छोड़कर पूरा का पूरा पुल यही सोचने में लगा रहा, अरे स्ट्राइक रोटेशन गया हवा में, साइड रखिए इसे, हम सिर्फ रन के लिए जाएंगे, चौके छक्के मारेंगे, स्ट्रोक खेलेंगे, रन बनाने पर जैसे तैसे रन बन जाए। वो स्ट्राइक रोटेशन हमें डोमेस्टिक जिस मकसद से कराया जाता है उस मकसद को आप साइड पे टेबल पर रखिए। वो किसी भी बल्लेबाज ने यहाँ पर दिखाया है नहीं। वो स्ट्राइक रोटेशन का चार्ट यहाँ क्लियरली समझ में आता है कि जो दिक्कत है वो दिक्कत को सुधारने के बजाय आप फिर से उसी के लिए जा रहे हैं, चौके छक्के, जिसे देखिए अब इस चार्ट में वापस आऊंगा। अब देखिए 40% रन आप देख रहे हैं जो स्ट्राइक रोटेशन से लिए गए हैं, इसमें भी 10% आप और काटिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो 10% रन है वो अटेम्प्ट तो चौके छक्के के लिए किया गया था, लेकिन वो गए डबल या बॉल रुक गई ट्रिपल, वो भी अटेम्प्ट वो चौके छक्के के लिए ही था। बहुत सारे एज लग गए, जो भागे फिर डबल चले गए, स्ट्रोक मारा, पार नहीं हुई, एक टिप खाकर नो मैन्स लैंड पे गिरी, वो बाउंड्री के पास आगे रोक ली गई, ये भी आप उसमें 10% काटिए। यानी वहां पर मन नहीं था, अटेम्प्ट चौके छक्के का ही था, 10% आप वहां पर और काटिए। जिन्होंने मैच देखा है अच्छे से वो सब जानते हैं। 30% बचे कि जहां पे दिल से मन था कि नहीं हम सिंगल डबल ही यहां पर लेंगे। ये सूरत हाल है। तो डेफिनेटली जो स्ट्राइक रोटेशन की दिक्कत है, बल्लेबाज हवाई फायर करना, चौके छक्का मारना, वो इंटरनेशनल में नहीं, डोमेस्टिक में भी, रेड बॉल टूर्नामेंट में भी, 2 दिन के गेम में भी हमें वही इंटेंट बल्लेबाजों को नजर आया। यानी इससे कोई फायदा इस रेड बॉल टूर्नामेंट से ना बल्लेबाज ले पाए, बल्लेबाज किसी भी सूरत में लेते हुए नजर नहीं आए। क्लियरली है, अगर आप पूछेंगे कि इस रेड बॉल टूर्नामेंट से फायदा क्या हुआ है नेपाल के प्लेयर्स को, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ये के डंके की चोट पर कह सकता है, किसी को भी फायदा नहीं हुआ, ना ही बॉलर्स को, ना ही बैट्समैन को, ना ही ऑलराउंडर्स को। एक जने को जरूर फायदा हुआ है, वो है अनकैप्ड प्लेयर्स को। एंड समझाएंगे कैसे? नहीं, वाकई में अगर हम देखेंगे अनकैप्ड प्लेयरों को इस तरीके से फायदा हुआ कि उन्हें मैचेस मिले, बहुत जो कि नहीं मिल पाते थे। खाली पीएम कप होता था और फिर खत्म, शायद फिर बैठ जाइए, फिर आप जाकर कोई अपना जी हाँ, 6-6 महीने बैठी रहती है। बिल्कुल, अभी भी ऐसा का कोई पता ही नहीं है। तो खैर फिर आप जाकर वो प्रोविंशियल कोई टूर्नामेंट खेलिए, कहीं हो रहा है नहीं हो रहा, बीच में बंद हो गया, यही सब हो रहा था। लेकिन अब अनकैप्ड प्लेयरों को ऑफिशियली कैन की तरफ से कुछ डोमेस्टिक मैचेस और मिले हैं, और बहुत अच्छा है ये अनकैप्ड प्लेयरों के लिए जो इंटरनेशनल मैचेस मिले। बिल्कुल, इंटरनेशनल में डेब्यू जिन्होंने किया नहीं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बस उसके अलावा ये प्रिपरेशन के लिहाज से, बल्लेबाजों को इंप्रूव करने के कुछ लड़के सीखेंगे, कुछ इंटेंट सीखेंगे लॉन्गर फॉर्मेट का, कुछ बेहतर होगा बैटिंग में, इंटेंट सीखेंगे। दूर दूर तक नजर नहीं आया, इंटेंट प्लेयरों के अंदर ही नहीं था। बिल्कुल सही कहा है आपने। तो ये शॉट से नजर आ जाते हैं, खेलने का तरीके से नजर आ जाता है। बल्लेबाज जब 30-40 रन पर पहुंच चुके हैं, तब उनका इंटेंट किस तरीके का है, क्या है, टिकना चाह रहे हैं या नहीं, अपना विकेट देकर तो नहीं जा रहे हैं, किस तरीके से विकेट दे रहे हैं, विकेट मिल रहा है या थ्रो कर रहे हैं, इन सब से आप आराम से पता लगाया जा सकता है कि बल्लेबाज ने कुछ सीखा नहीं, बल्लेबाज सीखना चाहते हैं नहीं। तो इन दोनों का ही जवाब नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो 2 पॉइंट हो गए जो मैं शुरू में कहा था। अब यहाँ पर देखिए, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब एक चार्ट आपके सामने रखते हैं फॉल शॉट का। जी हाँ, इस पूरे रेड बॉल टूर्नामेंट में यानी जय ट्रॉफी में अगर आप फॉल शॉट देखेंगे, यानी जितने विकेट्स गिरे हैं, टोटल 226 विकेट गिरे हैं। इसमें अगर आप 5 रनआउट्स को यहाँ पर हटा 221 करीब विकेट यहाँ पर हो जाते हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल इस जय ट्रॉफी में जो फॉल शॉट का रेशियो है वो है 79.4%। बताइए। जी हाँ, फॉल शॉट क्या होता है देखिए, आपको बताते हैं। फॉल शॉट का मतलब ये होता है कि जब बल्लेबाज ने जो शॉट खेला है उस शॉट में विकेट मिलने के चांसेस कितने ज्यादा हैं, बिल्कुल, और कितना ज्यादा वो शॉट रिस्की कैटेगरी में आता है, उसे हम फॉल शॉट कैटेगरी में डालते हैं। और बॉल जिस तरह से है उसके हिसाब से ये शॉट रिस्की था, उस शॉट को हम फॉल शॉट कैटेगरी में डालते हैं। तो आप सोचिए 79.4% रेड बॉल टूर्नामेंट आप टीम खेल रही है और वो फॉल शॉट खेल रहे हैं, लगभग 80% का फॉल शॉट। और हम यहाँ पर अनकैप्ड प्लेयर की बात नहीं कर रहे, इसमें सबके स्टार्स इन्वॉल्व है, लेकिन अनकैप्ड प्लेयर को अगर हम साइड भी कर दे तो जो इंटरनेशनल प्लेयर है उनका भी जो फॉल शॉट का मार्जिन है वो लगभग 80 to 85% है। आप सोचिए, जो खुद 1-2 सालों से लगातार ओडीआई खेल रहे हैं, पीएम कप खेल रहे हैं और दुनिया भर के सारे मैचेस वगैरह वगैरह इधर उधर जाकर एक्सपीरियंस बटोर रहे हैं। तो ये कितना खराब रेशियो है
फॉल शॉट एक रेड बॉल टूर्नामेंट में डोमेस्टिक में 80% के आसपास है। ये कहानी बयां करता है कि बल्लेबाजी कितनी ज्यादा खराब हुई है। चाहे कितनी भी 50s की उन्होंने मारी हो, आप कितना भी तारीफ कर रहे हो, कितनी भी चेयरअप उन्हें मिल रही हो, कितनी भी वाहवाही आप बट रहे हो, लेकिन उनके जो शॉट्स रहे हैं वो किसी भी सूरत में लॉन्गर फॉर्मेट में उन्हें अच्छा प्रॉमिसिंग बल्लेबाज बनाने के लिए हेल्प करेंगे। इस टूर्नामेंट में जो उनकी खेली हुई इनिंग है बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि यहां से कुछ भी हेल्प इन बल्लेबाजों को होने वाला है, क्योंकि बल्लेबाजों ने इंटेंट तो सीखा ही नहीं है। किसने स्ट्राइक रेट किया? आप हमें नाम बताइए, एक आध प्लेयर को छोड़कर, आगे बात जरूर करेंगे। आप कैप प्लेयर्स के बारे में बताइए जिन्होंने इंटेंट दिखाया है स्ट्राइक रोटेशन करने का इस पूरे टूर्नामेंट में। कोई भी बल्लेबाज दूर दूर तक नजर नहीं आया। जिसे देखें आप हवाई फायर हवाई फायर हवाई फायर और हवाई फायर ही खेलते हुए नजर आए हैं। बहुत ब्रेव, बहुत बोल्ड, T20, T10, T5 जो भी उन्हें लगता था वो उन्होंने खेलने का इस टूर्नामेंट में ट्राई किया। तो बल्लेबाजों ने इंटेंट, स्ट्राइक रोटेट जैसी कोई चीज इस टूर्नामेंट से सीखी नहीं, क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहते थे। उनके माइंडसेट से भी नजर आया। एक चीज और बड़ा मैं हैरान हुआ, जो भी कोचेस जुड़े हुए हैं इन टीमों के साथ, उनकी भी मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि ये फॉल शॉट वगैरह ये सब वही लिखते हैं, वही सब बातें करते हैं, कि वो कोचेस जो जुड़े हुए हैं टीम के साथ, उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्लेयर्स को नहीं कहा कि आप स्ट्राइक रोटेट करिए, थोड़ा आराम से खेलिए, ये शॉट्स मत करिए। मैं सिर्फ एक मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर लोगों को कुछ टीमों को 3-3 मैच मिले और कुछ को 4-4 मैच मिल गए। क्या कहेंगे यार? नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने। कोच की जिम्मेदारी भी जरूर बनती है। वो हमें एक मैच में चलिए गलत हो गई, दूसरे में क्या लड़के सुधरे, स्ट्राइक आउट करने लगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बहुत आसान है, अगर आप जो देखते हैं, जो आंखों से देखते हैं, उन्हें जो अंधे हैं उनको तो ये वीडियो समझ में भी नहीं आएगा। आपको लगेगा क्या बकवास करे जा रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं पता, उन्होंने 50 मारी 60 मारी, तो आप प्लीज छोड़कर चले जाइए वीडियो, वैसे भी आपको समझ में नहीं आने वाला। बिल्कुल, तो ये आंखों के सामने है। जब आपको पता हो कि बल्लेबाज किस तरीके की गलतियां कर रहे हैं, टीम को क्या जरूरत है, उसके हिसाब से क्या इस टूर्नामेंट में प्रिपरेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले रास्ते जो हैं नेपाल के लिए ओडीआई में बहुत खतरनाक है। अगर आप देखेंगे बहुत टफ है और चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, तो उसके लिहाज से क्या प्लेयर्स 2024 की गलतियों को भुलाकर क्या 25 में कम गलतियां करेंगे, कम रिस्क लेंगे, कम फॉल शॉट खेलेंगे, जो हमें 2024 में देखने को मिला था। जो पहला टूर्नामेंट हुआ लॉन्गर फॉर्मेट का इस साल 2025 का नेपाल के लिए, जिसमें प्लेयर कहीं से भी खरे उतरे। बिल्कुल सही कहा आप। इन्हीं लोगों को एक प्लेयर है जिन्होंने बड़ा अच्छा आईना दिखाया, वो है मयंक यादव। एक आध करके हम बात करें, मयंक यादव जो है वो हर पैमाने पर बहुत अच्छे खड़े उतरे हैं। बताइए, वो अनकैप प्लेयर है, लगभग 400 गेंदें भी उन्होंने खेली है। क्या हम स्टे भी इंपॉर्टेंट रखेंगे, 400 गेंदें उन्होंने खेली, रन भी उन्होंने 268 करीब किए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी इनिंग कहीं ना कहीं उनकी रही है। उन्होंने थोड़ा बहुत इम्प्रेस जरूर किया है, लेकिन यहाँ पर कैप प्लेयर्स की बात करें, उन्होंने ह्यूजली डिसअपॉइंट किया। चाहे अगर आप स्टे देख लें, शॉट्स देख लें, जी हाँ, अब सारे अनकैप तो उठा के नहीं ला सकते ना, मैं यार खुद आएंगे कि नहीं, वो देखिए प्रोसेस होता है, उसके तहत लाया। यानी कि अब किसी ने एक अच्छा किया तो तुरंत उठा सकते, फिर वो फ्लॉप हो जाएगा, वापस वही चले जाओ, तो प्रोसेस होता है। उन्होंने अच्छा किया इस टूर्नामेंट में, ये उनके लिए पर्सनली बहुत अच्छी चीज है। अमित श्रेष्ठा ने भी कुछ अच्छे रन यहाँ पर जरूर किए, शुभ कंसाकर ने थोड़ी बहुत दिन कराए, लेकिन फिर भी मयंक यादव और अमित ने काफी अच्छा यहाँ पर काम जरूर किया है। ये बात हो गई डिपार्टमेंट की। अब देखिए होता क्या है, आपने एक टूर्नामेंट होस्ट कराया, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, आपके पता है कि कंसर्न्स क्या कुछ है। एक कैन के जो सेक्रेटरी हैं या प्रेसिडेंट जो भी हैं, उन्होंने, हेड कोच हैं, इन दोनों ने मिलकर जो इस तरह के टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, उनके जो कोचेस हैं उनको ये मैसेज पहुंचाया कि ये दिक्कतें हो रही है, आप मेक श्योर करिएगा कि प्लेयर्स इस पे ज्यादा ध्यान दें। वो हमें ध्यान देखने को मिला है, या तो उन्होंने इन कोचों से कहा ही नहीं होगा, ना ही, या फिर इन कोचेस ने उन प्लेयर्स को कन्वर्ट ही नहीं किया, और किया भी होगा तो प्लेयर्स फिर अपने हिसाब से मेरा नेचुरल गेम वगैरह, नेचुरल के चक्कर में बहुत सारे का करियर खत्म होने को कगार पे। ये बहुत बकवास चीजें हैं, यकीन मानिए कुछ नहीं होता। सिर्फ एक वक्त पर आप एक आध साल के लिए सेंसेशन बनेंगे, फिर आप मजाक बनकर साइड में कहीं पड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्लेयर अभी इस सर्किट में ऑलरेडी मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा। छोटी सी बात कहूंगा इसमें, हमारे जो कोच थे, हमारे क्रिकेट के जो कोच रहे थे, तो वो भी हमसे यही कहते थे, गुस्सा हो जाते थे, बहुत बल्ला उठा लेते थे कि अगर जिसने सर के सामने आकर कहा सर ये मेरा नेचुरल गेम है, मैं ऐसे ही खेलना चाहता हूँ, सर बहुत गुस्सा हो जाते थे और बहुत डांटते थे हमें ऐसा कहने पे कि नेचुरल गेम है। जब भी हम क्रिकेट की बात करते थे सर के सामने, बहुत गुस्सा होते थे सर ये वर्ड सुनते हैं कि नेचुरल गेम है। तो मुझे भी वो याद आ जाता है, आजकल की जो ये सब लड़के कहते हैं क्रिकेटर बन गए हैं, नेचुरल गेम है मेरा, मैं बदलूंगा नहीं, बदलना तो आपको पड़ेगा, आप टीम से बाहर बैठिए। ऐसे कईयों के इंडियन प्लेयरों के ही कई तलवार लटक रही है, वो बेचारे अपना गेम बदलने के लिए
डोमेस्टिक में आ चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो ये सेंसेशन की तरफ अगर आप भागना चाहते हैं तो नो डाउट सेंसेशन 1 2 3 साल का रहता है। अगर आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, लोग आपकी इज्जत करें, तारीफ करें, तो आपको हिसाब से ढलना पड़ेगा। बहुत फालतूगिरी जो दुनिया भर के एग्जांपल्स जो फैंस देते हैं, वही एबी डिविलियर्स के बारे में फिर से कहूंगा, जिनको एबी डिविलियर्स ही सिर्फ समझ में आता है। एबी डिविलियर्स की वो इनिंग कोई नहीं देखता। क्यों भाई? एबी डिविलियर्स को साउथ अफ्रीका को उस वक्त शायद 200 300 रन करीब करीब चाहिए थे। एबी डिविलियर्स आते, धाड़ मारना चालू कर देते और जिता देते। फाफ और पीछे खेल क्या खेल कर किया? ये छक्के मार मार के जिता देते। जो फाफ और एबी डिविलियर्स ने किया इतना आसान नहीं है। एबी डिविलियर्स को आपने सिर्फ छक्के मारते हुए देखा है, जी हाँ। उनकी इनिंग्स नहीं देखी बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। बॉल रोकते भी थे। वीरेंद्र सहवाग की जहां तक मैं बात करूं, जो तेज खेलते थे, आप शायद ये भूल रहे हैं, ये बहुतों की दिक्कत है। कपिल देव सर ने भी ये चीज कही थी, और डेलकिट भी। और हमने तो क्रिकेट देखा है उनका कितना, सबसे बड़ी चीज है, सबको ये लगता है सहवाग बहुत तेज खेलते थे, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं सहवाग पहली गेंद पर अगर उन्होंने चौका मारा, वो 3 बीच में गेंदें डॉट खेलते थे, फिर चौथी या फिर 5वीं या 6ठी पर वो डबल या चौका मार देते थे। इस तरह से उनकी 6 गेंदों में 8 हो गई। लेकिन किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि बीच की 3 गेंदें उन्होंने देखी कि गेंदबाज कितनी ज्यादा वेरिएशन से करा रहा है। ये पढ़ना इतना आसान नहीं है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से खेलिए, समझ के खेलिए। एक टूर्नामेंट बल्लेबाजों ने वेस्ट कर दिया, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस टूर्नामेंट से कोई भी बल्लेबाज कुछ भी नहीं सीखा, सिवाय अनकैप प्लेयर को फायदा पहुंचाए। उन्हें कुछ मैचेस मिले और उन्हें खेलने का मौका मिला। एंड एक और चीज बची थी, बात कर रहे हैं हम पेसिंग डिपार्टमेंट की। पहले बताइए इस टूर्नामेंट में विकेट्स किसने कितने लिए, स्पिन वर्सेस पेस? जरूर देखिए, अगर स्पिनर की बात करें तो 150 विकेट स्पिनर ने निकाले हैं और 71 विकेट, आधे भी नहीं। बिल्कुल 71 विकेट यहाँ पेसरों ने निकाले। तो बहुत स्पिन फ्रेंडली हमें ज्यादा टूर्नामेंट नजर आता है। बिल्कुल सही कहा। अब देखिए यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली नजर आया, क्लियर हमें दिखा, बाउंस भी हो रही थी स्पिनर्स के लिए, और स्पिन टर्न काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और बल्लेबाज तो वैसे ही, हमने कहा बल्लेबाज पूरी तरह से वैसे ही एक्सपोज होते हुए नजर आए, उसमें कोई दरार नहीं है। आधे विकेट भी नहीं लिए पेसर्स ने, और स्पिनर्स ने, खैर बॉलिंग भी स्पिनर्स ने बहुत ज्यादा मात्रा में कराई है, क्योंकि स्पिनर को काफी हेल्प मिल रही थी। अब आप सोचिए किस तरह से एक डोमेस्टिक, एक अच्छा डोमेस्टिक उसी को कहा जाएगा जहां पर एक बैलेंस पिच भी मौजूद होनी चाहिए। ये सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक अच्छी पिच की जरूरत है, बैलेंस पिच पेसरों के लिए है, स्पिनरों के लिए है। स्पिनर के लिए नहीं कि आए और पहली गेंद से टर्न होना शुरू हो गया, पेसर्स के लिए हो, कुछ स्पिनर्स के लिए हो, बल्लेबाजों के लिए हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए एक पिच बनाते हुए ध्यान में रखने की। अब देखिए स्पिन आपको नहीं चाहिए, आपको कुछ पेसर्स अच्छे चाहिए, और आपने ट्रैक बना दिया है स्पिन फील्ड। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात क्या समझ में आती है? और वहां पर स्पिनर्स आ रहे हैं, लगातार 15-15 20-20 ओवर कराए जा रहे हैं, और जो यंग पेसर है टीम में वो बैठकर फील्डिंग कर रहे हैं या डगआउट में बैठे हुए हैं। जी। लेकिन आपको चाहिए पेसर, कुछ अच्छे प्रॉमिसिंग पेसर चाहिए। ये मत सोचिए प्रदीप जीसी और आकाश चंद्र रेड्डी हो गए, नहीं, कहीं से भी नहीं। ये मैं आप यही होता है फैंस, अंधे फैंस का। शायद अंधे फैंस अभी तक चले भी गए, उस वीडियो में रुके भी ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वो रेडी नहीं है, वो उनके अंदर टैलेंट है, अभी उनमें बहुत काम करना बाकी है। वो अभी रेडी नहीं है कि आए और सोमपाल और करण की जगह लेने स्टार्ट हो गए। उनको मैचेस मिलने चाहिए, उनको लगातार ओवर्स मिलने चाहिए। मैच टीम तो खेल रहे हैं, लेकिन मैचेस कितने मिले? आकाश चंद और बाकी जो पेस बॉलर्स हैं इस टूर्नामेंट में, बॉलिंग कितनी कराई? सब स्पिनर्स आ रहे हैं, अरे स्पिनर को टर्न मिल रही है, अरे हटाओ पेसर, स्पिनर से बॉलिंग कराओ, विकेट लो विकेट लो विकेट लो। यही विकेट लो के चक्कर में आप जो 2 चीजें चाहते थे डोमेस्टिक से हमें फायदा हो, वो नहीं मिला। एक, बल्लेबाजों का इंटेंट हो, कुछ वो इंटेंट दिखाए, स्ट्राइक आउट करें, नहीं मिला। पेसर, उनको तो बॉलिंग इतनी नहीं मिली, सब देखो स्पिन 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 कराने के चक्कर में ही चले गए। लेफ्ट आर्म स्पिनर नेपाल में ऐसा नहीं कि है नहीं, बहुत सारे पहले से आ रहे हैं जो उनके लेजेंड बॉलर्स रहे हैं। बसंत रैग्मी हो, उसके बाद शक्ति सर हो, तो दोनों के दो लेफ्ट आर्म पेसर्स थे, और भी ढेरों लेफ्ट आर्म। ललित राजवंशी फैंटास्टिक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। सागर ढक्कन पे थोड़ा काम हो तो वो और अच्छा हो सकते हैं, उनकी लाइन बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाती है, लेकिन वो भी अच्छा होता है। इसमें ढेरों एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन जरूरत थी पेसर की। पेसर को ओवर ही नहीं थे, जिसे देखिए स्पिन कराओ विकेट लो मैच जीतो, स्पिन कराओ विकेट लो मैच जीतो। पूरे डोमेस्टिक को यही एक खिचड़ी की तरह बनाकर रख दिया गया। यही हमारा इस टूर्नामेंट का रिव्यू है कि इससे फायदा कितना प्लेयर्स को पहुंचा? बिल्कुल भी नहीं, ना बल्लेबाजों को इससे वो फायदा, क्योंकि उन्होंने फायदा उठाना ही नहीं चाहा, वो भूल गए, शायद उन्हें T10 या T20 लग रहा था ये। और बॉलर्स को फायदा इसलिए नहीं पहुंचा, पेस डिपार्टमेंट को आपको जरूरत वहां थी, लेकिन स्पिनर्स को भर भर के विकेट मिला है, और स्पिनर्स ने इसका फायदा उठाया, वो बहुत अच्छी बात है। स्पिनर्स से फायदा उठाया, साहब आलम है, सागर बशीर है, बशीर अहमद है, इन लोगों ने काफी अच्छा किया है। विद द बॉल की बात करें, बशीर अहमद के भी शॉट्स बहुत खराब रहे, ऐसा नहीं कि उन्होंने रन किए तो अब उनकी तारीफ हो जाएगी, शॉट्स उनके भी काफी खराब रहे, लेकिन बॉल से बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ पर
स्पियर्स ने मौका मिला, दोनों हाथ से पकड़ा, लेकिन पेसर्स को आपने उतने मौके ही नहीं दिए, उतने ओवर्स ही नहीं दिए, तो पेसर्स के लिए ये सारी चीजें नजर आई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अनकैप प्लेयर्स को कुछ मैच जरूर मिला, बस यही इस टूर्नामेंट से फायदा रहा। किसी से भी कोई भी एक बता के गिना दे, 3 पॉइंट से बता दे कि नहीं इससे इन बल्लेबाजों को, कैप बल्लेबाजों को या किसी बल्लेबाजों को ये फायदा हुआ है रेड बॉल टूर्नामेंट से। आप आगे वाले मैचों में देखिएगा क्या फायदा हुआ। वो फिर से वहां जाएंगे, यहाँ क्या सीखा था, छक्का मारना, वहां भी छक्का ही मारे। जी हाँ, इंटेंट कहाँ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को अगर अच्छा लगे शेयर जरूर करिए।